तो कल मौखिक और लिखित, इसके पिछली वीडियो में मैंने उसमें आपको मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर समझा दिया था। आज मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर समझाऊंगी, जिसमें 50-60 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। उत्तर को हमेशा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए, वही अच्छा रहता है। पॉइंट्स में आंसर समझ में आते हैं, इसीलिए मैं आपको इस किताब से आंसर समझा कर करवाती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इसी तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे VI लिख देती हूँ। ये बार बार पूछा जाता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आबादी अगर बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इससे पर्यावरण को कोई नुकसान होता है? हाँ, होता है। तो क्या नुकसान होता है, ज़रा वो आप देखें। सबसे पहला नुकसान है समुद्र का सिकुड़ना। बढ़ती हुई आबादी को रहने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समुद्रों में भराव किया गया है, जिससे ये सिकुड़ कर छोटे हो गए हैं। इस कारण कई प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं। तो जब आबादी बढ़ेगी तो रहने के लिए स्थान भी चाहिए, और रहने के लिए स्थान की अगर कमी हो तो लोग या जो बिल्डर है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए समुद्र की ज़मीन को हथियाने लगे और जल भराव कर दिया गया। समुद्र में काफ़ी स्थानों में भराव कर दिया गया, जिससे कि समुद्र जो है वो सिकुड़ गए। परंतु समुद्र हमेशा सिकुड़े हुए नहीं रह सकते। कभी भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तूफान आ सकता है, सुनामी आ सकती है, जिससे कि बने हुए घर जो हैं वो वापस टूट सकते हैं और कई लोगों को जान माल की हानि भी हो जाती है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमें नहीं करना चाहिए। आबादी कंट्रोल में रहे, संतुलित रहे, तभी हमें इतनी भूमि की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। प्रदूषण में वृद्धि। आबादी के बढ़ने से प्रदूषण में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। प्रदूषण के बढ़ने से वातावरण में परिवर्तन आ गया है। गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई है, बरसात भी अनिश्चित रूप से होने लगी है। तो जब प्रदूषण बढ़ेगा तो बारिशें या फिर गर्मी ये सब अनियमित हो जाएंगी। और प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण है इतने सारे फैक्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्री, इतनी सारी गाड़ियाँ, जिससे निकलता हुआ धुआं जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो आबादी बढ़ने से बहुत सारी गाड़ियाँ बढ़ गई, बहुत सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री बढ़ गए, जिससे निकलने वाले धुएं ने प्रकृति को बहुत अधिक प्रदूषित कर दिया। अगला है पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का व्यास, मतलब इसका नुकसान। बढ़ती हुई आबादी के कारण बहुत से पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो गई है। बहुत से जंगल काट दिए गए हैं ताकि वहाँ पे नगर बसाया जा सके। तो पेड़ पौधे अधिक अगर होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, बारिश समय पे होगी, अच्छी ठंडी हवा होगी, वातावरण प्रदूषित नहीं रहेगा। परंतु पेड़ों की कटाई ने ये सब कुछ उलटफेर कर दिया, असंतुलित कर दिया, जिससे इनका व्यास हुआ है, इनका नुकसान हुआ है, ये कम हो गए हैं। साथ ही इनमें रहने वाले जितने जीव जंतु थे वो भी विलुप्त हो गए, क्योंकि सभी जीव जंतु तो एक शहर से दूसरे शहर जाने योग्य नहीं। कुछ जीव जंतु विलुप्त हो गए, कुछ एक शहर से दूसरे शहर चले गए, क्योंकि वो नगर जो बस जाता है उस नगर में तो जीव जंतु मनुष्य के डर से नहीं रह सकते, इसीलिए जीव जंतु जो है वो विलुप्त हो गए। अगला प्रश्न, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? सबसे पहला है कबूतरों का डेरा और दूसरा उससे परेशानी। लेखक के घर में कबूतरों ने डेरा डाल लिया था। क्यों? क्योंकि जो जंगल काट दिए गए, नगर बसा लिया गया, तो कुछ कबूतर ऐसे भी होते हैं जो शहर छोड़कर नहीं गए, दूसरे स्थान पे नहीं गए, वहीं पे जो नगर बसा उन्हीं में से कुछ घरों में उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। उनमें से एक घर था लेखक का। वह खिड़की के रास्ते से घर के अंदर आते जाते थे, इसलिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी, क्योंकि कबूतर बार बार घर के अंदर आने लगे थे। परेशानी, लेखक के घर में जब कबूतर बार बार आते थे तो काफ़ी नुकसान हो जाता था। कभी कुछ चीज़ टूट जाती थी तो कभी वे किताबों को गंदा कर देते थे। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी, क्योंकि कबूतर को तो इतनी समझ नहीं होती कि वो आपके सामान को ना तोड़े। उसके उड़ने से कई सामान गिर के टूट जाते, किताबें गंदी हो जाती। तो इस तरह से जब परेशानी बढ़ी तो लेखक की जो पत्नी है उन्होंने जाली लगवा दी। तीसरा प्रश्न, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसे अपना गुस्सा कैसे निकाला? तो समुद्र के गुस्से की वजह, आबादी बढ़ने के साथ रहने के स्थान की ज़रूरतें भी बढ़ गई, जिसके लिए बड़े बड़े बिल्डरों ने क्या किया, समुद्र के कुछ हिस्से में भराव कर दिया और इसके बाद थोड़ा और हिस्सा कब्जा कर लिया। समुद्र जो है वो सिकुड़ता गया, लेकिन
वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने सारी हदें पार कर दी, जिससे समुद्र को गुस्सा आ गया। मतलब जगह जितनी ज़रूरत है उससे अधिक जगह लेने का प्रयास किया गया। ज़मीन हथिया लिया, समुद्र को सिकुड़ना पड़ा। जल कहाँ जाए, वो पानी कहाँ जाए, तो समुद्र को गुस्सा आ गया। समुद्र ने गुस्सा कैसे उतारा? समुद्र ने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार उसने अपना गुस्सा निकाला। तो एक बार समुद्र में सुनामी आ गई, जिससे कि जितने भी जहाज़ थे उस समुद्र में सभी एक ओर से दूसरी ओर, एक दिशा से दूसरी दिशा में समुद्र के द्वारा फेंक दिए गए। ठीक है। अगला प्रश्न, मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? सबका निर्माता ईश्वर। नूह नामक पैगंबर के सामने एक गंदा सा कुत्ता आ गया था। जब उन्होंने उसे धुतकारा तो वह बोला, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, अर्थात सभी जीव जंतु उस ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। अगला जो आपको पॉइंट्स लिखनी है वो दोनों पॉइंट्स को पहले समझ लीजिए। नश्वर शरीर, पंक्तियों के माध्यम से जो पंक्तियाँ दी गई हैं इसके माध्यम से लेखक बताता है कि शरीर की नश्वरता को स्पष्ट कर दिया गया है। सभी के नश्वर शरीर में एक जैसी आत्मा वास करती है। यदि यह शरीर नष्ट हो जाए तो पता लगाना संभव नहीं है कि कौन सी आत्मा पशु की है या कौन सी आत्मा मनुष्य की है। तो पहले तो जब ये आपको वाक्य दिया जाएगा तो ये वाक्य देने का कारण क्या है? इस वाक्य को देने का कारण यह है कि नूह नामक पैगंबर जो है उसने कुत्ते को धुतकार दिया था। तो कुत्ते ने जवाब में यही कहा था कि तुम अपनी मर्ज़ी से इंसान नहीं हो, ना ही मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता हूँ। हम दोनों को बनाने वाला मालिक एक है। तो हम दोनों को बनाने वाला जो मालिक है जब वो हम दोनों में फ़र्क नहीं करता तो तुम मुझ में और अपने आप में फ़र्क क्यों करते हो? दूसरा, इन पंक्तियों का आशय यह है कि जब मिट्टी में शरीर मिल जाता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वो तो मिट्टी में मिलेगा ही, जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो उस मिट्टी से ये पहचान नहीं हो सकती कि कौन सी मिट्टी इंसान की है और कौन सी जानवर की। आशय यह है कि सभी को एक दिन मरना है और मरकर इसी मिट्टी में मिल जाना है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। नेचर की सहनशक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था और ये इम्पॉर्टेंट में है क्योंकि ये पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आज मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए निरंतर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन प्रकृति की सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है। जब मनुष्य ये सीमाएं पार कर लेता है तो प्रकृति विचलित हो उठती है और वो गुस्से में आकर मनुष्य को दंड देती है। अर्थात जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो इसी कारण से आती है कि प्रकृति आपसे क्रोधित है। अर्थात मनुष्य को आज प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसी के फलस्वरूप बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, तूफान आदि सभी बड़े छोटे प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो नेचर की सहनशक्ति है, प्रकृति की एक सहनशक्ति होती है। अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसकी सहनशक्ति की एक सीमा होती है, वो क्रोधित हो जाएगी और आपको दंड देगी। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। आशय, इस पंक्ति में लेखक मनुष्य के चरित्र और स्वभाव के बारे में बताना चाहता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। अर्थात महान व्यक्ति क्रोध नहीं करते। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य के गुस्से में भी काबू आने लगता है, तो अधिक क्रोधित वो नहीं होते। तीसरा, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। और ये भी इम्पॉर्टेंट में है। आशय, मनुष्य ने अपने रहने का स्थान बनाने के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर दी है, जंगलें काट दी है, नगर बसा लिया। उसके बाद उसने अपनी बस्ती वहाँ पे बना ली, लेकिन इसके कारण उसने कई पशु पक्षियों के घर छीन लिए, जंगल छीन लिया। अर्थात पेड़ों पर रहने वाले विभिन्न जीव जंतु जितने थे सब बेघर हो गए। जो नहीं आ सके उन्होंने मजबूरीवश जहाँ तहाँ जगह मिली वहाँ उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। जहाँ भी अब उनको घर में जगह मिल जाए वो वहीं पे अपना घर बना लेते, क्योंकि उनके रहने का स्थान तो मनुष्य ने छीन लिया, जंगल काट दिए, पेड़ पौधे काट दिए और वहाँ नगर बसा लिया। तो अब लोगों की जो घर है, घर के जो ऊपर मचान होता है, वेंटिलेशन जहाँ पे होता है, वहीं पे कबूतर अपना डेरा डाल के रहने लगे। अगला प्रश्न, शेख अय्याज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं, मैंने एक घरवाली को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए।
शेख अय्याज के पिता बहुत अधिक दयालु थे और प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे किसी भी व्यक्ति को उसके घर से दूर नहीं करना चाहते। तो एक छोटा सा जीव अगर अपने घर से दूर हो गया तो इसके लिए शेख अय्याज को काफ़ी दुख होता है। उनके हृदय में मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए भी बहुत प्रेम था, दया की भावना थी। वे अपने सुख से अधिक महत्व दूसरे के सुख को देते थे। उनके मन की भावना क्या थी? वो बहुत दयालु थे, प्रेमी स्वभाव के थे। सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि जीव जंतुओं के साथ भी उनका बहुत लगाव था और प्रेमी स्वभाव के थे। ठीक है, तो आपके सारे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए इस अध्याय के। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।